ज्योग्राफी में भी करें, हर जगह करें, इतिहास में भी करें, तो प्रीलिम्स वाला मामला तो हो जाएगा, प्रीलिम्स में कोई बहुत दिक्कत नहीं होगी। अब मेंस की बेटा कहानी अलग है। तो चूंकि मेंस के लिए जब हम लोग थोड़ा अध्ययन करें तो क्वेश्चन वोश्चन लिखा जाए, अभी मौसम वगैरह भी एकदम से डल किया हुआ है, आपको भी हमको भी, तो थोड़ा सा मौसम ठीक ठाक होता है तो हम लिखाने वाला काम शुरू करते हैं, कुछ लिखा जाए, एक एक क्वेश्चन, अच्छा बुरा जो भी हो लिखें, तो धीरे 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 लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी तो काम हो जाएगी। तो शुरू किया जाए बेटा, कहाँ तक पहुंचे थे बताएं। मुझे जहां तक याद आ रहा है हम लोग बात कर रहे थे राज्यसभा के विशेषाधिकार, है ना बेटा। तो मैंने आपको बताया था कि सामान्य रूप से तो लोकसभा ही ताकतवर दिखती है, बोले बेटा। लेकिन हमारे संविधान में कुछ ऐसी स्पेस हैं, कुछ ऐसी जगहें हैं जहां राज्यसभा का हाथ थोड़ा ऊपर है लोकसभा से। तो मैंने 2 जगह बताया था, तीसरी जगह नहीं है कहीं बेटा, जैसे अपने दिमाग से मत क्रिएट करिएगा, क्योंकि 2 ही जगह है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है अनुच्छेद 249, 249, यही ना बेटा। 249 में क्या था, यदि राज्य सूची के किसी विषय को राज्यसभा 2/3 मतों से राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे, कि भाई ये मामला राज्य तक ही नहीं है, ये मामला पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है, तो फिर उस विषय पर संसद 1 वर्ष के लिए विधि का निर्माण कर सकती है। ये भी पूछा गया आपसे कि राज्य सूची के विषय पे संसद विधि का निर्माण कितने दिनों के लिए कर सकती है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा, तो 1 वर्ष के लिए कर सकती है। हाँ, राज्यसभा इसे निरंतर आगे की ओर बढ़ा सकती है। थोड़ा सा बात अभी और करेंगे बेटा। अनुच्छेद 312 में वर्णन है अखिल भारतीय सेवा का, तो ये अपने आप में फुल क्वेश्चन है, ये अपने आप में क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय सेवा का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। ये तो आजकल के डेट में आप देख ही रहो, सीधे सीधे तो नहीं पूछ रहे हैं, अगर पूछेंगे भी तो सुमेलित करने उड़ने वाले में पूछेंगे, 3-4 को एक में मिला के पूछेंगे। अब ये क्वेश्चन पूरा नंबर आपको दिया जाए तो बड़ा न्याय संगत नहीं है, खाली एक तो पूछ के अखिल भारतीय सेवा का वर्णन किस अनुच्छेद में, फोकट में नंबर लेके भागोगे नहीं। तो ऐसे क्या करेंगे, 3-4 चीजों को एक में मिलाएंगे, लेकिन दिमाग में रखना है। तो अखिल भारतीय सेवा 312 में है और संघ लोक सेवा आयोग 315 में। सब 80 पास का मामला है, तो हमारे संविधान के 315 में संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन है। हम पढ़ाएंगे बेटा, आगे चर्चा करेंगे। हाँ, लेकिन ध्यान रखना 315 में 3 प्रकार के आयोग की चर्चा है, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग। जैसे राज्य लोक सेवा आयोग है ना हम लोगों का, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ये भी अनुच्छेद 315 से ही बना है, तो अलग से कोई अनुच्छेद की यहाँ जरूरत नहीं है। तो 315 सुन लो बेटा, पता नहीं डिटेल बात कर पाए ना कर पाए, लेकिन अनुच्छेद 315 में हमारे यहाँ 3 प्रकार के लोक सेवा आयोग की चर्चा है। संघ लोक सेवा आयोग, जिसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, कार्यकाल 6 साल का होता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना बेटा, 6 साल। राज्य लोक सेवा आयोग, इनकी नियुक्ति राज्यपाल, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा बेटा, राज्यपाल करेगा। हमारे संविधान में प्रावधान है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाई जा सकती है, लेकिन अभी तक भारत में बना नहीं कभी, लेकिन है संविधान में प्रावधान है कि जैसे 1 से अधिक राज्य चाहें तो अपने राज्यों के लिए एक कंबाइंड पब्लिक सर्विस कमीशन बना लें। तो मान लीजिए संयुक्त लोक सेवा आयोग बन जाता है, बना नहीं अभी तक, मान लीजिए बनता है, इसके अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, दिमाग क्या कह रहा है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, और अगर 2 राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बने, इसके अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कैसे होगी, यहां आपको घेर लेगा, यहां आपको परेशान कर देगा। अगर आपका विजन क्लियर नहीं है तो सहज बुद्धि से तर्क के साथ उत्तर बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि विकल्प में जानबूझ के ऐसे ऐसे उलझाऊ वाले विकल्प देंगे कि दोनों राज्यों के राज्यपाल संयुक्त परामर्श से ऐसा कुछ करेंगे तो आप कंफ्यूज होने लगोगे। ध्यान रखना, यदि संयुक्त लोक सेवा आयोग बनेगा तो उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा। क्लियर है बेटा, राज्यों के राज्यपाल नहीं करेंगे। ये तो हो गया, हर जगह कार्यकाल 6 साल का है, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे वो राज्य लोक सेवा आयोग हो, चाहे वो संयुक्त लोक सेवा आयोग।
हटाने का प्रावधान, अरे कैसे हटेंगे भाई, हटने का भी प्रावधान होगा। तीनों जगह हटने का प्रावधान एक ही है। नियुक्ति चाहे जो करे, हटाएगा सिर्फ राष्ट्रपति, राज्यपाल नहीं हटा सकते। और व्यवस्था यह है कि संविधान के अनुच्छेद 143, अभी हम लिखवा देंगे कहीं नोट बना के, नहीं भूल जाएंगे आप। संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय इसकी जांच करेगा, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे वो राज्य लोक सेवा आयोग, चाहे वो संयुक्त लोक सेवा आयोग हो। तो 143 के अनुसार वह जांच करेगा। जांच में जो भी उसको सत्य असत्य पता चलेगा, अभी जांच करेगा तो पूरा हियरिंग होगी, सुनवाई होगी, एविडेंस होंगे, तो जो भी स्थिति होगी वह अपनी रिपोर्ट देगा राष्ट्रपति को कि हाँ मामले में सत्यता पाई गई या मामले में असत्यता पाई गई। फिर राष्ट्रपति अपना प्रॉपर एक्शन लेंगे। लेकिन ध्यान रखना, बिना सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस के राष्ट्रपति कोई एक्शन नहीं ले सकते। ठीक है बेटा, ये सब दिमाग में रखिएगा। क्योंकि 312 है तो इसी के बगल में ही 315 है, तो थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा, है ना बेटा। कल बात नहीं हो पाई थी, हम भी थोड़ा जल्दबाजी में थे, आप भी थे। अखिल भारतीय सेवा का क्या मतलब समझते हैं? जैसे आपके दिमाग में कुछ होगा ना, अखिल भारतीय सेवा मायने ये, तो मैं जो समझा था विद्यार्थी जीवन में, थोड़ा सा बात कर ले, मुझे लगता है आप भी शायद वही समझ रहे होंगे। अरे भाई, हम भी कुछ समझे थे अपने विद्यार्थी जीवन में, देख लेते हैं बेटा। हाँ ठीक है, कुछ लोग जुड़े हैं। तो मुझे ये समझ में आया था जब मैं आपके जैसा था कि ऐसी नौकरी जो पूरे भारतवर्ष में की जा सके। अरे अखिल भारतीय तो मेरे भाई, रेलवे की नौकरी अखिल भारतीय नहीं है, बैंक की नौकरी अखिल भारतीय नहीं है। बैंक के बच्चे अभी यहाँ है, मालूम चला आंध्रा चले गए। सीआरपीएफ बीएसएफ के लोग अभी यहाँ है, उत्तर प्रदेश का चुनाव करा रहे हैं, फिर मालूम चला अभी कर्नाटका का चुनाव कराने लगे। इनकम टैक्स के अधिकारी भी तो पूरे भारत भर में, ना ना, ये परिभाषा नहीं है। अगर आपके दिमाग में यह है कि जो पूरे भारत में कहीं भी जाकर नौकरी करने लगे वो अखिल भारतीय सेवा के लोग हैं, ना, बिल्कुल गलत। एक बच्चे ने कहा अगर गलत तो सही बताइए ना, फिर उनको क्या कहेंगे? उनको केंद्रीय सेवा कहते हैं, उनको सेंट्रल सर्विसेज कहा जाता है। क्लियर है बेटा? तो जो आपकी यूपीएससी की परीक्षा होती है ना बेटा, वो अखिल भारतीय सेवा के लिए भी होती है और केंद्रीय सेवा के लिए भी होती है। कुछ संघ शासित क्षेत्रों के लिए भी होती है, क्योंकि संघ शासित क्षेत्रों में जो भर्तियां होती हैं वो केंद्र ही ना करेगा कि राज्य करेगा? केंद्र करेगा। जैसे पांडिचेरी हुआ, दिल्ली हुआ, सबकी नियुक्ति कौन करेगा बेटा? केंद्र करता है, तो उसकी परीक्षा लेते हैं वो। साथ में अखिल भारतीय सेवा की परीक्षा, लेकिन अखिल भारतीय सेवा थोड़ा ज्यादा ही चर्चा में रहता है। आईएएस, और इतना चर्चा में परीक्षा का नाम ही लोग दे दिया आईएएस की परीक्षा। तो खाली आईएएस की थोड़ी होती है, अरे 20 पदों की परीक्षा होती है एक साथ। लेकिन चूंकि सबसे बड़ा वाला पद हम लोग मानते हैं आईएएस, तो इसीलिए नाम दे देते हैं आईएएस की परीक्षा, आईएएस की परीक्षा। कोई आईएएस की परीक्षा थोड़ा ही होती है, उसमें कम से कम 20 पदों की एक ज्वाइंट एग्जाम होता है। क्लियर है बेटा? तो जिन सेवा को आप अखिल भारतीय समझ रहे हो अभी तक, वो वास्तव में केंद्रीय सेवाएं। क्लियर है बेटा? सेंट्रल सर्विसेज है। अखिल भारतीय सेवा किनको कहेंगे, थोड़ा इसको समझिए। अखिल भारतीय सेवा उनको कहेंगे जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। बाकी ये नौकरी आके राज्यों में राज्य सूची के विषयों में करते हैं। जैसे रेलवे केंद्र सूची का विषय है, अर्धसैनिक बल केंद्र सूची का विषय है, इनकम टैक्स केंद्र सूची का विषय है, यानी संघ सूची का विषय है। लेकिन अखिल भारतीय सेवा के लोगों को, ऑल इंडिया सर्विसेज के जो ऑफिशियल हैं, उनकी परेशानी है कि उनका चयन केंद्र सरकार करती है, नौकरी राज्यों में आके करते हैं और राज्य सूची के विषयों पे शासन करते हैं, और इनको सैलरी वेतन वगैरह राज्य सरकार देती है। रेलवे के लोगों को नौकरी राज्य सरकार देती है। आजमगढ़ में रेलवे स्टेशन है, इसमें तनख्वाह राज्य सरकार देती है किसी की? नहीं भैया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी है,
तो उनकी सैलरी क्या राज्य सरकार देती? ना ना, नहीं देती। लेकिन इस जिले में जो डीएम है, जो एसपी है, जो कमिश्नर है, उनकी सैलरी कौन देता है? राज्य सरकार देती है। तो अंतर समझ पा रहे हैं? अखिल भारतीय सेवा उन सेवाओं को कहते हैं जिनका चयन संघ लोक सेवा आयोग करता है, राज्यों में आके राज्य सूची के विषय पे आके शासन करते हैं, और फिर इनके ऊपर पूरा दारोमदार राज्य का होता है, केंद्र की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। केंद्र जब तक आपको दिया हुआ है तब तक आप अफोर्ड करोगे, फिर केंद्र सरकार को जरूरत पड़ेगी तो अपने कर्मचारी को अपने यहां वापस बुला लेगा। ठीक है बेटा? जैसे आईएएस है, डीएम है, अभी केंद्र सरकार को अगर लगेगा कि नहीं नहीं बड़ा बढ़िया आदमी है, जिसको अपने सचिवालय में बुला लेंगे, केंद्र सचिवालय में। फिर जब केंद्र सचिवालय में चले जाएंगे, सचिव वगैरह बनने लगेंगे, तो फिर उनको वेतन राज्य सरकार नहीं देगी, तब केंद्र सरकार देगी। जैसे आईएएस है ना, अरे सॉरी आईपीएस है, तो पुलिस डिपार्टमेंट में है, यूपी पुलिस में है, तो उनको सैलरी राज्य सरकार देगी। लेकिन उसी आईपीएस को अगर बुला के सीबीआई में डिप्यूट कर दिया गया, सीबीआई की एसपी बना दिया गया, तो अब सैलरी केंद्र सरकार देगी। ये अजीब तरह का पद है बेटा। तो ऐसे जो पद होते हैं उनको अखिल भारतीय सेवा कहा जाता है। अखिल भारतीय सेवा का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि जो पूरे भारत में कहीं भी जाके नौकरी करे। ऐसे तो बहुत विभाग हैं, उनको अखिल भारतीय सेवा नहीं कहते। रेलवे अखिल भारतीय सेवा नहीं है, अर्धसैनिक बल पैरामिलिट्री फोर्स अखिल भारतीय सेवा नहीं है, वो केंद्रीय सेवा है, सेंट्रल सर्विसेज है। क्लियर है बेटा? कोई डाउट हो तो पूछो। अब जाहिर सी बात है कि दोनों जगह जाके जॉब करते हैं, या केंद्र में भी जॉब करते हैं और राज्यों में भी जॉब करते हैं, लेकिन इस पे नियंत्रण केंद्र का ही रहता है। यही अखिल भारतीय सेवा के कर्मचारियों के ऊपर गंभीर कोई एक्शन अगर लेना होगा तो राज्य सरकार नहीं ले सकती, सिर्फ केंद्र सरकार लेगी। इसीलिए जो ठीक ठाक डीएम है ना, वो किसी अंतरिम मंत्री को समझते नहीं। बुरा मत मानिएगा, हम किसी को इंसल्ट नहीं करने को। क्या कर लोगे भाई, क्या कर लोगे? ये राज्य के अंतरिम मंत्री एक आईएएस का क्या बना बिगाड़ लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे बेटा, कुछ नहीं कर पाएंगे। करने को तो मुख्यमंत्री भी कुछ नहीं कर पाएंगे, चीफ मिनिस्टर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी ये लोग थोड़ा सा घबराते हैं। मुख्यमंत्री से आईएएस और आईपीएस वगैरह घबराते हैं। जानते हो क्यों? सस्पेंड कर देंगे। हाँ कर देते हैं, मायावती के शासन में आप देखते थे खूब आईएएस सस्पेंड होते थे। इनका सस्पेंशन बाकी लोगों का सस्पेंशन जैसा नहीं होता। इनका सस्पेंशन सिर्फ ये होता है कि आपसे काम नहीं लेंगे, आपसे काम नहीं लेंगे, वेतन देंगे आपको। अरे भैया इससे बढ़िया नौकरी धरती पे क्या हो सकती है? लेकिन ये लोग एकदम मायूस हो जाते हैं, कह रहे काम लीजिए, काम जरूर लीजिए हमसे। वेतन वेतन तो बात की बात है, काम ही तो जरूरी है। काम नहीं लेंगे तो हम लोग तो बर्बाद हो जाएंगे ना। तो काम में ही तो काम हो जाता है ना। काम नहीं लोगे तो फिर जगह नहीं मिलेगी ना, तो काम लोगे तो फिर जगह मिलेगी। देखो कुछ चीजें हैं, मैं ऑनलाइन वो बोल नहीं सकता, लेकिन बहुत बुरी गति है बेटा। आपके होश फाका हो जाएंगे, होश उड़ जाएंगे आपके। मैं एक आपको उदाहरण बता रहा हूँ, थोड़ा सा बच बचा के बोलूंगा। आपके जिले में एक विभाग है जिसका नाम है रजिस्ट्री कार्यालय, जहाँ जमीन की लिखा पढ़ी होती है ना? कभी गए हैं वहां? भीड़ भाड़ ठीक ठाक रहती है, हरदम एकदम उठापटक मची ही रहती है ना? एक दिन में कितने की जमीन की खरीद बिक्री होती होगी लगभग? जमीन तो देख ही रहो कितनी महंगी हो गई है। शहर में तो एक बिस्सा भी जमीन खरीदो तो 30 लाख 35 लाख रुपए बिस्सा हो गई है। वहां पे एक दिन में कितनी जमीन का ट्रांजेक्शन होता होगा? एक मोटा मोटा अनुमान लगा लो, कम से कम 50 से करोड़ से ऊपर की जमीन का ट्रांजेक्शन होता है एवरीडे। ट्रांजेक्शन होता, कोई खरीदता है कोई बेचता है, एटलीस्ट 50 करोड़। अघोषित रूप से आपको बता दें, अघोषित रूप से ये विभाग 2% तो भगवान को भी नहीं छोड़ेगा, 2% तो आपसे लेके छोड़ेगा, और देना पड़ेगा आपको। और दे ही दें तो भलाई है आपकी, नहीं ऐसा उलझेंगे ना कि फिर बुद्धि ही गुम हो जाएगी। अरे भैया सुनो, कोई आदमी 50 लाख की जमीन खरीद रहा है ना बेटा, वो घबराता है कि भैया विभाग 2% तो प्यार से मांग लेता, लेने वाले तो 4-4% भी लेते हैं। सुन रहे हो?
जरा जोड़ लो तो 50 करोड़ का 4%, जोड़िए। नहीं, 50 करोड़ का 4% 20 लाख रुपए। 1 करोड़ का 1% 1 लाख होता है। 50 करोड़ का 4% 20 लाख। 20 लाख तो पर डे ये लेते हैं, पर डे सीने पे चढ़ के लेते हैं, देना पड़ता है। ये कॉन्ट इमेजिन, एक छोटा सा विभाग एक दिन में 20 लाख रुपए घूस लेता है, नहीं लेता? और इलाहाबाद में या बड़े सेंटर में, अरे आप इसको तमाशा ना समझे बेटा, ये बहुत बड़ा एक खेल है, गेम है। और ये सब गेम बिना साहब की अनुमति के नहीं होता। साहब भी पर्दे के पीछे रहते हैं, सामने नहीं आते, पर्दे के पीछे से बोलते रहते, ले लो ले लो, आ रहे नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये लोग काम चाहते हैं, काम हमसे करने दीजिए, खाली बैठा देंगे। वो ऐसे समझो ना, जैसे घर में मेरा एक नौकर है, वही मैंने उदाहरण जो दिया था आपने भेजा, डांटिएगा नहीं, बोलिएगा नहीं, और ये नहीं वो नहीं, खाना दीजिएगा, सैलरी दीजिएगा, ठीक है। एक दिन मैंने अपने नौकर से कहा, भैया जी अब आप चुपचाप बैठ के खाना खाओ, टीवी देखो और अपने महीने की सैलरी लो। लगा रहो ना कि ना ना हमसे काम लीजिए, हमसे काम लीजिए। हम पूछे काम को लेके काहे परेशान हो? कहा मार्केटिंग वाला काम हम करेंगे, उसको मत रोकिए। मुझे लगता है आप समझ रहे हैं ना कि जो सब्जी खरीदने जाएगा तो रेट कुछ अलग रहेगा, रेट कुछ अलग बताएगा, है ना? 150 रुपए डेली वो बना लेता है, तो वह उसको कहोगे सब्जी मत खरीदो तो नाराज हो ही जाएगा ना। यही हाल है। तो ये सब पद बेटा बहुत ही विचित्र प्रकार के पद हैं, और हम बहुत कुछ बोल नहीं सकते, ऑफलाइन हम जरूर बोल देंगे। तो बस ये कि जब इनको सस्पेंड किया जाता है तो ये थोड़े दुखी हो जाते हैं कि हमसे काम क्यों नहीं ले रहे हैं, है ना बेटा, हमसे काम लीजिए। बाकी सैलरी वैलरी तो मिलती ही रहती है। अच्छा, एक बात मुझे आज तक समझ नहीं आई, जैसे कहते हैं कि फलाने डीएम का ट्रांसफर अच्छे जिले में हुआ। ये अच्छा जिला और बुरा जिला क्या होता है? अरे जिला तो जिला होता है, लेकिन अब चाहते हैं डीएम साहब की नोएडा वेडा का डीएम बन जाए तो बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा जिला है। अच्छा मतलब साफ सुथरा, लाइट वाइट बढ़िया रहती है, इस वजह से मुझे लगता है आप बेहतर समझ रहे हैं। ये बवाल हो जाएगा ना, इसलिए ये लोग मुख्यमंत्री या बाकी लोगों की थोड़ा ध्यान से सुनते रहते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग ठीक ठाक मिलती रहेगी। अदरवाइज बहुत शानदार पद है बेटा, कोई बाल भी वांका नहीं कर पाएगा इनका। और ऐसे आईएएस अधिकारी हैं, आपको सुन के अच्छा लगेगा, ऐसे बहुत ढेर सारे आईएएस अधिकारी हैं जो राज्य के किसी मंत्री का फोन ही नहीं उठाते, उठाते ही नहीं है, और उठा के थोड़ा अलग ही अंदाज में बात कर लेते हैं। हाँ बोले तो बताते हैं ऐसा, मुख्यमंत्री जी से बात कर लीजिए, मैं कर देता हूँ। अब मुझे तो लगता है प्रदेश के किसी मंत्री की हैसियत है कि योगी जी से बात कर लें। योगी जी बहुत खतरनाक आदमी है भाई, एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट पर्सन है। तो जाहिर सी बात है, बहुत ही शानदार पद है बेटा, अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ पद है, और कहा जाता था कि अंग्रेजों के शासन के स्टील फ्रेम थे। जैसे हम लोग घर बनाते हैं ना, तो घर में स्टील लगी होती है, पूरा घर उसी पे टिका होता है, वो दिखती भले नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा आपका घर मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग किस पे टिकी है बेटा? उसी स्टील के ढांचे पे टिकी हुई है। तो कहा जाता है कि भारत के शासन के स्टील के ढांचे हैं ये दिखते भले नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा शासन देश का इन्हीं के कंधों पर टिका हुआ है। और टिका नहीं है, पूरा भारत जिलों में बटा है। मैं प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे भारत की बात कर रहा हूं। पूरा भारत प्रदेश में बटा है, हर प्रदेश जिलों में बटा है, हर जिले का प्रभारी डीएम है। तो आप अगर गौर से देखो तो पूरे भारत को जिलों के आधार पर डीएम ही तो मैनेज कर रहा है। पूरे भारत को कौन मैनेज कर रहा है? यही लोग मैनेज कर रहे हैं बेटा, पूरे भारत को संभाले हुए हैं। क्लियर है? आगे बढ़िए बेटा, एक शब्द हम बोल रहे हैं उसको लिखिएगा, अब बोर्ड पे लिख दे रहे हैं, हो सकता है आप ना सुने हो तो परेशान होंगे। प्रोटेम स्पीकर, हिंदी इंग्लिश किसी में लिखिए। नहीं दिख रहा बेटा? प्रोटेम स्पीकर,
ये सीधा सीधा नाम आपसे पूछ लिया जाएगा बेटा, और सिर्फ दिमाग में अगर एक बार रहेगा तो बात बन जाएगी। आपके समझने के लिए हम ब्रैकेट में एक शब्द लिखा दे रहे हैं जिससे आप समझ पाए। हिंदी में लिखिए प्रोटम स्पीकर, क्योंकि हिंदी में प्रोटम स्पीकर ही लिख के आता है परीक्षा में। ब्रैकेट में एक शब्द हम बोलेंगे, आप लिख लीजिएगा, आपको समझने में आसानी होगी। अस्थायी अध्यक्ष। लेकिन परीक्षा में कभी भी बेटा अस्थायी अध्यक्ष नहीं आएगा। अच्छा, अब सुनो जरा सुनो भाई, हम लोगों के पढ़ने का उद्देश्य परीक्षा है बेटा, मुझे नहीं लगता कुछ और उद्देश्य है। पीसीएस की परीक्षा में एक बार पूछा कि लोकसभा में सभापति तालिका में कितने सभापति निर्धारित किए जाते हैं। कभी नाम सुना है सभापति तालिका? नहीं सुना तो झंझट हो गई। और पूछा कि सभापति तालिका में कितने लोगों को सभापति के रूप में नॉमिनेट किया जाता है। अब जब सुना ही नहीं है तो अब अंदाजा ही लगाना है। तो आपकी सूचना के लिए बताऊं, 10 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है। कितना बेटा? 10। वो सिर्फ इसलिए ऐसा किया जाता है कि बाई द वे किसी दिन लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों अगर नदारत हैं, हो सकता है भाई, सब लोग मनुष्य हैं बेटा, तो कोई अशुभ तो है नहीं। तो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अगर दोनों लोग बाई द वे अनुपस्थित हैं तो सदन की कार्रवाई तो चलेगी ना, कार्रवाई थोड़ी रुकेगी। तो सभापति तालिका जो 10 लोगों की लिस्ट बनी हुई है, अब देखा जाएगा उसमें से कौन उपस्थित है। वो वरिष्ठता के आधार पर 10 लोगों का नाम लिख दिया जाता है, और उसमें से कोई ना कोई जरूर रहेगा, वो उस दिन की अध्यक्षता कर लेगा। तो थोड़ा सा बेटा लिखते हैं, लेकिन नई लोकसभा के गठन के समय, नई लोकसभा के गठन के समय प्रथम बैठक की स्थिति में प्रथम, हाँ तो थोड़ा सा सुन ले बेटा फिर लिखिएगा। जैसे नई नई लोकसभा का गठन हुआ, चुनाव हो गया, तो पहली पहली बैठक तो होगी ना। बोल नहीं रहे हैं। अब जब पहली बैठक होगी तो बैठक की फिर वही समस्या कि अध्यक्ष के बिना बैठक नहीं होगी, और बैठक के बिना अध्यक्ष नहीं चुना जा सकता। संकट तो गंभीर हो गया। अरे भाई, पहले बैठक तो हो तब अध्यक्ष चुना जाए। लेकिन समस्या ये है कि बिना अध्यक्ष के बैठक भी नहीं हो सकती। तो हो गया ना बेटा झंझट, वही जो मैंने आपको बताया था शुरू में, कुछ इस तरह की समस्या पैदा होगी। तो इस समस्या के समाधान, अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि पुराना जो अध्यक्ष होता है लोकसभा का, वो पहली बैठक तक अध्यक्ष बना रहता है, भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष तब तक बना रहता है जब तक कि अगली बैठक ना हो जाए, चाहे भले वो चुनाव हार गया हो। हाँ, ये दिमाग में रखिएगा भाई, लोकसभा अध्यक्ष भी एक सांसद ही होता है। चुनाव हो गया, हो सकता है चुनाव हार गए हो, बैठक 2 महीने बाद होनी है पहली बैठक, तो आगे 2 महीने तक वो अध्यक्ष रहेगा। ठीक है। अब जब सदन की पहली बैठक होगी तो अब वो अध्यक्ष नहीं रहेंगे, है ना बेटा। तो उसके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है हमारे संविधान में, जिसको लोग बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर, अस्थायी अध्यक्ष। ये क्या है कि राष्ट्रपति किसी भी वरिष्ठ लोकसभा के सदस्य को, ये आरटी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, वो किसी भी पार्टी का हो, वो वरिष्ठ होना चाहिए, उसको अस्थायी अध्यक्ष वो बना देता है। क्लियर बेटा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटेम स्पीकर। वो प्रोटेम स्पीकर आता है, बैठक कराता है, खुद शपथ लेता है, सदस्यों को शपथ दिलाता है। क्लियर है? कॉमन फॉर्मेट अपने पढ़ता है, पीछे पीछे लोग पढ़ते हैं। तो अपने शपथ लेता है और इन लोगों को भी शपथ दिलाता है। नए अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव कराता है, नमस्ते करता है, अपनी कुर्सी छोड़ देता है। नए अध्यक्ष जाके अपनी कुर्सी, बस एक छोटी सी फॉर्मेलिटी करना होता है जिसके लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है, वही लिखाना पड़ता है। नई लोकसभा के गठन के समय प्रथम अधिवेशन की स्थिति में
ठीक है बेटा, लिखें यह प्रथम बैठक को आयोजित कराता है। स्वयं शपथ लेता है, सदस्यों को शपथ दिलाता है, नए अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव कराता है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया प्रोटेम स्पीकर का। अब हेडिंग बना लें, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर। लिखो बेटा, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव सदस्यों के मध्य बहुमत के आधार पर होता है। सदस्यों के मध्य किस प्रकार बेटा? बहुमत के आधार पर होता है। हाँ, इसका एक उपाध्यक्ष तथा लोकसभा के 10 सदस्यों की सभापति तालिका बनाई जाती है। तथा लोकसभा के 10 सदस्यों की क्या बेटा? सभापति तालिका बनाई जाती है। ठीक है बेटा, अध्यक्ष उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सभापति तालिका से वरिष्ठता के आधार पर सभापति तालिका से वरिष्ठता के आधार पर अध्यक्षता की जाती है। क्लियर हो रहा है बेटा? अच्छा एक चीज बताओ, अब सपना तो नहीं देख रहे हो क्या पूछेगा, है ना? यही पूछ लिया। इतना हम लोगों ने पढ़ा उड़ा, इसमें से एक लाइन छांट लिया। ये सभापति तालिका में कितने, देखना है क्वेश्चन, यही होता है कंपटीशन में। बीच में से कौन सी लाइन कारगर हो गई कंपटीशन में, कहना बहुत मुश्किल है। तो ऐसी चीजों पे बेटा नजर बना के रखना होगा। प्रोटेम स्पीकर पे नजर बना के रखिए। लोकसभा सभापति तालिका क्या होती है, नजर बना के रखिए। कभी कभी एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है जो आप बहुत उम्मीद नहीं करते कि लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है। अब चूंकि ये सब ऐसी चीजें होती जिसपे अमूमन हम लोगों की नजर नहीं पड़ती या हम लोग ध्यान नहीं देते, और एग्जामिनर खूब समझता है, यही अगर आपको घेरे तो बात बन जाएगी। तो थोड़ा सा बेटा सुनिए फिर लिखिएगा। लोकसभा अध्यक्ष को भी उसके पद से हटाया जा सकता है। क्लियर है बेटा? हटाने का प्रावधान यह है कि 14 दिन पूर्व इसकी सूचना उसे दी जाएगी। किसे? लोकसभा अध्यक्ष, माने चोरी से नहीं हटाएंगे। 14 दिन पहले लोकसभा अध्यक्ष को इसकी सूचना दी जाएगी कि फलाने तारीख को आपके हटाने का प्रस्ताव लाया जाएगा। जिस दिन प्रस्ताव आएगा उस दिन लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता नहीं करेंगे। क्लियर है बेटा? लोकसभा यदि साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे,
साधारण बहुमत से, तो अध्यक्ष का पद समाप्त हो जाएगा, यानी अध्यक्षता उनकी समाप्त हो जाएगी। क्लियर है? बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष को 14 दिन की पूर्व सूचना पर पद से हटाया जा सकता है। 14 दिन की पूर्व सूचना पर पद से क्या बेटा? हटाया जा सकता है। जिस दिन प्रस्ताव प्रस्तुत करना होता है उस दिन लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता नहीं करता। ठीक है बेटा? उसे लोकसभा के साधारण बहुमत से पद से हटाया जा सकता है। उसे लोकसभा के साधारण बहुमत से पद से हटाया जा सकता है। कोई डाउट बेटा? आपको डाउट काहे नहीं होता है भाई? मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूं कि एकदम से बड़ा अच्छा लगता है भाई, कोई डाउट है ही नहीं है, तो बड़ी अच्छी बात है। चलो हम डाउट क्रिएट कर दे रहे हैं। मेरा प्रश्न यह है कि जिस दिन लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत होता है, क्या लोकसभा अध्यक्ष अपना वोट दे सकता है? सोच के बताइएगा। हाँ बिल्कुल दे सकता है। क्यों? क्योंकि उस समय अध्यक्ष वो रहता नहीं, एक साधारण सदस्य के रूप में बैठता है, तो डेफिनेटली वो अपना वोट देगा। काहे नहीं देगा? तो कॉमन सेंस कह रहा है ना? तो डाउट में पास हो गए भाई। कॉमन सेंस से जवाब दिया और सही जवाब है। तो इसीलिए कहते हैं ना बेटा, जब पढ़ाई थोड़ी ठीक ठाक रहती है तो कॉमन सेंस भी ठीक ठाक काम करता है। और सिविल सर्विसेज परीक्षा में कॉमन सेंस से बहुत से क्वेश्चन सही करने पड़ते हैं, वो सीधे सीधे दिखते नहीं। तो बिल्कुल बेटा सही जवाब है, उस दिन वह मतदान कर सकता है। लिखाया नहीं है मैंने, लेकिन अंडरस्टूड है बेटा। जब वो साधारण सदस्य के रूप में बैठ गया, अध्यक्षता कोई और कर रहा है, तब काहे नहीं वोट देगा? वोट देगा ही वो, है ना बेटा? ये सब बड़ी मजेदार बात है। चूंकि थोड़ा कार्रवाई पे नजर रखोगे तो बहुत सी चीजें आप व्यवहार में सीख लोगे, है ना? पंखे के नीचे बेटा बैठा करो, आपको गर्मी बहुत होती है, तो थोड़ा दूरी ही रहे, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये कि गर्मी है, थोड़ा बचने का। एक फैन है वो कुछ दिक्कत है, चल नहीं रहा है, और वो चलना न चलना बराबर ही रहता है। चलें ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग बनाइए, स्पीकर के कार्य, लोकसभा अध्यक्ष का काम। अरे भैया, इनके जिम्मे कोई काम वाम होगा कि जाके बस बड़ी वाली कुर्सी पे बैठ जाना है? नहीं, काम होगा। तो क्या काम है बेटा, वो जरा समझिए। हम लिस्ट बना के लिखा देंगे। पहला काम तो उसका यही है कि सदन के नेता और विरोधी दल के नेता की राय से सदन की कार्रवाई निर्धारित करता है। सदन में दो तरह के नेता होते हैं, एक विपक्ष का नेता होता है और एक सत्ता पक्ष का नेता होता है। ये डिक्लेयर्ड होते हैं। सदन में जो विपक्ष का नेता होता है, जिसको डिक्लेयर किया जाता है ये विपक्ष के नेता है, जैसे जहां तक मेरा अनुमान है खड़गे साहब हैं विपक्ष के नेता। तो जो विपक्ष का नेता होता है उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। क्लियर है बेटा? यानी उसको सुविधाएं तामझाम वैसे ही दिया जाता है जैसे कि एक कैबिनेट मंत्री को दिया जाता है। तो विपक्ष के नेता को हल्के मत लेना, वो ठीक ठाक आदमी होता है ना बेटा? तो लोकसभा अध्यक्ष ये करता है कि सदन के नेता और नेता प्रतिपक्ष से राय लेता है और उस दिन की सदन की कार्रवाइयों को निर्धारित करता है कि प्रश्न क्या क्या पूछे जाएंगे, कौन कौन से प्रश्न
रखे जाएंगे, कितने प्रश्न रखे जाएंगे, कार्रवाई कैसे होगी, तो दोनों से राय ले लेता है, दादागिरी नहीं करता। लेकिन मुझे लगता है कि पढ़ना भारी होता है सत्ता पक्ष के नेता का ही, वही जो चाहता है अमूमन वही होता है ना बेटा। आगे क्या काम करता है कि सदन में एक होती है दर्शक दीर्घा, पता नहीं आपने नाम सुना है कि नहीं। गैलरी होती है सदन में, वो इसलिए होती है कि कोई भी आम व्यक्ति लोकसभा की कार्रवाई को देख सकता है। भाई हम भारतीय हैं बेटा, टीवी तो आज हो गई ना कि हम टीवी पे देख लेते हैं लोकसभा की कार्रवाई, लेकिन जब टीवी नहीं था तो एक भारतीय के मन में तो होता ना कि आखिर क्या होता है वहां, थोड़ा हम भी देखें, एक सामान्य नागरिक के हैसियत से तो देख सकते हैं। तो वहां बनी होती है दर्शक दीर्घा, माने गैलरी होती है, उसमें आप जाके बैठ सकते हैं, बढ़िया बनी होती है, फर्स्ट क्लास होता है। बस अर्थ यह है कि लोकसभा सचिवालय से या कुल मिला के कहें लोकसभा अध्यक्ष ही उसके लिए पास जारी करता है। अब ऐसे थोड़ी है कि चांदनी चौक पे घूम रहे थे तब तक मन हुआ कि चलो चलो थोड़ा देखें नौटंकी हो रही है क्या, नहीं, विहित प्रक्रिया से आप अनुमति ले सकते हैं, आपको पास इशू होगा, सघन तलाशी होगी आपकी, और तब आप दर्शक दीर्घा में जा सकते हैं। वो एक्चुअली बालकनी बनी होती है, जैसे आप पिक्चर देखते हो तो पिक्चर में एक बालकनी होती है ना थोड़ा ऊपर, तो बालकनी में दर्शक दीर्घा, अब तो नया सेंट्रल विस्टा बना है, इसका कोई दूसरा ही सिस्टम होगा, लेकिन यहाँ भी होगा दर्शक दीर्घा। तो उसमें आम लोगों को बैठने की जगह होती है, क्लियर है बेटा, वहां से बैठ के वो सदन की कार्रवाई देखेंगे। खाली स्पष्ट वार्निंग होती है कि चीखेंगे चिल्लाएंगे नहीं, जिंदाबाद मुर्दाबाद भी नहीं करना है। मालूम चला आपके इलाके के सांसद उठे बोलने के लिए जिंदाबाद जिंदाबाद, ये सब नौटंकी नहीं, चुपचाप आप सदन कार्रवाई देखिए, क्लियर है बेटा। लेकिन बड़ी मजेदार बात यह है कि आज की डेट में दर्शक दीर्घा में दर्शक नहीं बैठते, बैठते हैं लोग, सिर्फ मंत्रियों के सचिव बैठते हैं। जो मंत्री उधर सियासत में फंसे हैं, अरे संसद भवन में लोकसभा में तो मिनिस्टर लोगों को बड़ा प्रश्नों का जवाब देना होता है, ये डरते बहुत हैं, तो अपने सचिव से कहते तुम भी चलो ना साथ में, तो सचिव कहता मैं कहाँ जाऊं, अरे प्रश्नकाल आप झेलिए, आप जवाब दीजिए। तो हर मंत्रियों के सचिव दर्शक दीर्घा में अपना लैपटॉप लेके मौजूद रहते हैं, और जब किसी पूरक प्रश्न में मंत्री की सांस टंग जाती है, उसे समझ नहीं आता मैं क्या बोलूं, तो ऊपर देखना है, ऊपर मतलब समझ ही रहे किधर देखना है, अपने सचिव की ओर। तो सचिव इशारा करता है चुप बैठो, भेज रहे हैं उत्तर, वो कागज पे लिख के उत्तर भेजता है। वो देखते हैं ना कुछ प्यून उन घूमते रहते हैं पगड़ी बांध के ना, वो ले जाके मंत्री के सामने रखते हैं, मंत्री जी अब एकदम सीना तान के पढ़ते हैं। ये सब है बेटा। दर्शक दीर्घा पे नियंत्रण होता है लोकसभा अध्यक्ष का, यानी सदन की जो दर्शक दीर्घा होती है उस पर नियंत्रण किसका होता है बेटा, लोकसभा अध्यक्ष का, क्लियर है। आगे कहा जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित करता है, यह भी उसका काम है। कहा जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष जब अपनी चेयर से खड़ा हो जाए, ये प्रोटोकॉल है, कोई माने ना माने, लेकिन ये कहा जाता है लोकसभा अध्यक्ष जब अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाए तो सारे सदस्यों को अपनी कुर्सी से बैठ जाना चाहिए, खड़ा नहीं होना चाहिए। और सामान्य कल्चर तो यही है कि वरिष्ठ अधिकारी खड़ा हो तो सबको खड़ा हो जाना चाहिए, यहाँ उलट गंगा बहती है। कहा जाता है कि पीठासीन अधिकारी स्पीकर अगर अपनी चेयर से खड़ा हो तो सारे के सारे सदस्यों को अपनी चेयर पे बैठ जाना चाहिए, कोई इधर उधर घूमते नजर ना आए। एक्चुअल में ऐसा वो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए करता है। जब सदन में बहुत शोर शराबा शुरू हो जाता है, लोग खड़े होकर जिंदाबाद मुर्दाबाद करना शुरू करते हैं, तब वो अपनी चेयर से खड़ा होता है। और नियम यह है कि जब वो अपनी चेयर से खड़ा हो तो सभी लोगों को चुपचाप अपनी चेयर पे बैठ जाना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कोई मानता है, क्योंकि वहां तो सब दादागिरी चलती है। अरे तो यहाँ तो देख रहे थे साहब, एक को मैंने देखा कि स्पीकर की मेज पे ही चढ़ रहा था। हाँ वो किसी मैंने देखा विधानसभा में तो बदतमीजी बहुत होती है, लेकिन ये कि लोकसभा में अभी थोड़ी गनीमत है। कागज का गोला वोला बना के फेंकते हैं उनके ऊपर, वो कागज होता है ना कोई पेपर, उसको गोला बना लेते हैं, उसको मारने वाली नीयत से। अब कागज से कितनी चोट लगेगी, लेकिन सिंबॉलिक रहता है कि हम नाराज बहुत हैं आपसे। ये सब होता रहता है, लेकिन है भाई प्रोटोकॉल तो है, थोड़ा लिख लो।
है बेटा? अच्छा, अच्छे लोगों को भेजे हो चुन के? तो अच्छे लोगों को जब चुन के आप भेजे, हाँ है कानून, ऐसा नहीं है, कोई दादागिरी नहीं कर पाता, लेकिन देखो है क्या कि लोकसभा अध्यक्ष भी एक सदस्य है, और जो लोग शोर शराबा कर रहे हैं वो भी एक सदस्य ही है। वो थोड़ी सी मर्यादा का पालन करता है, नहीं पल भर में उठा के बाहर फेंकवा देगा, 1 सेकंड में, 2 सेकंड लगेगा नहीं, वो तुरंत मार्शल को आदेश देगा, मार्शल 1 मिनट में उठा के बाहर फेंकेंगे। लेकिन वो थोड़ी सी मर्यादा देखता है कि भाई माननीय है, तो थोड़ा सा वो झेलता है, बर्दाश्त करता है कि भाई चलो ठीक है, कुछ बोल लीजिए, कह देता चुप रहिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बोलता है, देखते होंगे, अरे हो गया, बैठ जाइए, बैठ जाइए, ये सब करता रहता है, आग्रह करता है। लेकिन अब इतने लायक लोगों को आप भेजे ही हैं कि इनको गुस्सा उस्सा बहुत लगता है, तो अब इसमें किसका दोष है बताओ? देखो एक प्रोटोकॉल है बेटा, एक प्रोटोकॉल है कि आप चीजों को मान लें, नहीं मानेंगे तो कोई क्या कर सकता है? विधिक कार्रवाई की जाए। निवेदन तो यही किया जाता है, भैया लोकसभा अध्यक्ष खड़ा हो तो अपने सीट बैठ जाए, नहीं बैठते लोग, बेल में चले जाते हैं, कुर्सी छोड़ के बाहर जो थोड़ी सी जगह होती है लोकसभा अध्यक्ष के सामने, वहां आके जिंदाबाद मुर्दाबाद करने लगता है, अलाउड नहीं है, झेलता है वो, आजिज हो जाता है ना, तो बाहर फेंकवा देता है और कहता है 10 दिन घुसना मत इसके अंदर, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए निलंबित कर देता है, सदन में घुसेंगे नहीं। तो बाहर एक तो महात्मा गांधी की मूर्ति बनी है संसद भवन के, वहीं बैठ के धरना करने लगते हैं। अरे नौटंकी है बेटा, ये सब चलता रहता है हमारे यहाँ, तो लिख लो थोड़ा, अब जो कार्य है कागज में वो तो लिखना ही पड़ेगा, अब व्यवहार चाहे जो होता हो लिखें। हाँ, सदन के नेता तथा नेता प्रतिपक्ष की राय से सदन के नेता तथा नेता प्रतिपक्ष की राय से सदन की कार्रवाइयों को निर्धारित करता है। सदन की कार्रवाइयों को निर्धारित करता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट बना बना के लिखिए बेटा, तो याद रहेगा, और इसको हल्के मत लेना बेटा, जो प्रोटोकॉल में नियम है वो तो है ही है, इस नियम का पालन हो ना हो बात की बात है, लेकिन जो प्रोटोकॉल है वो तो आपको जानना ही होगा, है ना बेटा? दूसरा, वह सदन में प्रेस के प्रतिनिधियों तथा तथा दर्शक दीर्घा में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों को अनुमति प्रदान करता है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट पॉइंट बेटा, अनुमति प्रदान करता है, क्लियर हुआ बेटा? नेक्स्ट पॉइंट, वह राष्ट्रपति तथा सदन के मध्य संचार सूत्र के रूप में काम करता है। वह राष्ट्रपति तथा सदन के मध्य किस रूप में बेटा? संचार सूत्र के रूप में कार्य करता है। क्लियर है बेटा? आगे, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। ठीक है बेटा, लिखें। नेक्स्ट पॉइंट,
लोकसभा अध्यक्ष जब अपने आसन, आसन माने सीट से उठे तो सभी सदस्यों को बैठ जाना चाहिए। सभी सदस्यों को क्या करना चाहिए बेटा? बैठ जाना। यहां तक ठीक है बेटा? थोड़ा सा ये समझना चाहिए बेटा, एक आध क्वेश्चन कभी कभी इस तरह से आ सकते हैं और आते भी रहते हैं, क्योंकि ये सब ऐसी चीजें हैं जिनको पढ़ते समय इग्नोर कर देते हैं, नहीं पढ़ते हम लोग। तो पूछ लेगा लोकसभा अध्यक्ष के बारे में क्या सही है, क्या टू पॉइंट बना देगा, है ना बेटा? और उसमें एक आठ हम गड़बड़ाने लगेंगे, काम बिगड़ जाएगा। क्लियर है? चूंकि लोकसभा अध्यक्ष जी में बहुत काम होता है बेटा, ऐसा नहीं है कि उसके जी में काम नहीं होता। पूरा का पूरा ऑफिस होता है उसका, पूरा का पूरा कार्यालय होता है लोकसभा का, जिसको हम लोग बोलते हैं लोकसभा सचिवालय। तो लोकसभा सचिवालय किसकी अधीनता में काम करता है बेटा? लोकसभा अध्यक्ष के। ये भी पूछा गया आपसे कि लोकसभा सचिवालय की अध्यक्षता कौन करता है, यानी किसकी मॉनिटरिंग वो काम करता है। तो प्रधानमंत्री फलाना टिमाका विकल्प देते हैं, तो ध्यान रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष एक तरह से उसका ऑफिस है लोकसभा अध्यक्ष का। तो उसका एक सीनियर आईएएस सचिव होता है, तो उसको सचिव ना कह के महासचिव कहा जाता है, लोकसभा का महासचिव। और ऐसे ही होता है राज्यसभा का महासचिव। राज्यसभा का महासचिव उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सदस्य होने की हैसियत से सहयोग करता है, और लोकसभा का जो सचिवालय होता है वो स्पीकर को असिस्ट करता है, मदद करता है। इसमें जैसे नए सदस्य जो चुने जाते हैं उनको ट्रेनिंग प्रशिक्षण भी दिलाया जाता है। अरे बड़ी मजेदार चीज है कि नए नए जो माननीय चुन के जाते हैं, कुछ लोग पहली पहली बार चुने जाते हैं, तो उनको ट्रेनिंग दिलाई जाती है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, माइक कैसे ऑन करना है। पता चले माइक ही नहीं ऑन कर। अच्छा, एक चीज आपने देखा है, सदन कार्रवाई कभी देखे हो? हाँ, तो आपने देखा होगा एक हेडफोन लगा लेते हैं, है ना? अच्छा, कभी आपको ये नहीं लगा कि एक जो सांसद है वो कर्नाटका का है, एक सांसद है वो आंध्रा का है, एक सांसद है वो कहीं और का है, एक सांसद उत्तर प्रदेश का है, एक बिहार का है। वो कर्नाटका वाला कन्नड़ में बोलता है ना? और यूपी वाला भी ऐसे ही करता है, इसे पूरा कन्नड़ समझ रहे हैं। कैसे होती सदन कार्रवाई? हाँ, कन्वर्टर का अब तो नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है। वो जो माइक लगाते हैं ना, अरे वो हेडफोन लगाते हैं ना बेटा, उसमें सदन में बैठक से पहले उनसे पूछ लिया जाता है कि किस भाषा में सुनना चाहेंगे, तो उन भाषा की चॉइस बताते हैं। तो यूपी बिहार वाले तो मुझे लगता है कही देते होंगे भोजपुरी में। नहीं नहीं, हिंदी वगैरह भाषा का चुनाव करना होता है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, हाँ जैसे भाषा सीधे सीधे समझ में आ रही हो तो फिर जरूरत नहीं है उसकी, फिर वो सीधे सीधे सुन लेते हैं, नहीं तो फिर वो लगा लेते हैं। नहीं, आप मुझे बताएं, इतना विविधता वाला देश है बेटा भारत, इतना भाषा भाषियों का देश है, और इतने महान महान लोगों को चुनते हैं जो सब पीएचडी डिग्री धारक ही होते हैं। तो आप ये उम्मीद कर सकते हो कि सबकी बात सब लोग समझ पाए? और सदन में जब तक सबकी बात सब समझ नहीं पाएंगे तब तक सदन राय कैसे बनाएगी? इसलिए सारी व्यवस्था, इसीलिए बहुत पैसा खर्च होता है सदन की कार्रवाई में, बहुत हैंडसम पैसा खर्च होता है। अभी तो सेंट्रल विस्टा वगैरह बना है, ये बहुत ही आलिशान बना है, एकदम हाईटेक है। हाईटेक तो आज भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो बिल्डिंग विल्डिंग भी थोड़ा सा हाईटेक बन गई। तो ये सब लोग सुनते रहते हैं बेटा, जैसे ये टेंशन में मत रहिए कि अब हम तो कन्नड़ जानते नहीं, कन्नड़ वाला जो बोलेगा सांसद कर्नाटक वाला, उसकी हम बात कैसे समझेंगे? एकदम समझ लोगे, कोई परेशानी की बात नहीं। तो इन लोगों को थोड़ा सा ट्रेनिंग प्रशिक्षण भी दिलाता, ये लोकसभा सचिवालय ही करता कि भाई कैसे कर। लाइब्रेरी वगैरह होती, सब होता है, कोई पढ़ता वढ़ता थोड़ा ही है जाके। ये जिस पढ़ाई की जरूरत है उसमें महारथी हैं, ये उस पढ़ाई के एक्सपर्ट हैं। कैंटीन भी होती है, हाँ बहुत बढ़िया कैंटीन होती है, और सब्सिडी रेट पे खाना मिलता है। कहीं मैंने पढ़ा था बहुत नॉमिनल है, 15-20 रुपए या समथिंग है। और इनको स्टार 5 स्टार
कैटेगरी का भोजन मिलता है। तो अब ये सब तो गलत बात है, उनको सस्ते में नहीं देना चाहिए। पेंशन पा रहे हैं, सब कुछ पा रहे हैं, है बड़ी सुविधा है बेटा, तो राजशाही जिंदगी में पाऊंगी। खैर छोड़िए, हेडिंग बनाइए विधेयक, थोड़ा विस्तार से बात किया जाए, बीच बीच में चर्चा तो हुई थी। इंग्लिश में बिल लिख लीजिए। तो मुझे लगता है इतनी बार चर्चा हुई है शुरू से कि विधेयक किसे कहते हैं ये तो हमको पता ही है ना बेटा। वो मसौदा जो कानून बनाने के लिए तैयार, मसौदा माने ड्राफ्ट, वो ड्राफ्ट जो कानून बनाने के लिए तैयार होता है विधेयक कहलाता है। कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं, सब बात हो चुकी है आपसे। सदन में जो विधेयक प्रस्तुत होते हैं बेटा, वो कैसे होते हैं, पारित कैसे होते हैं, उनका तरीका क्या है, और सब कुछ डिटेल में इस बार जानना है ना बेटा। तो सदन में जितने भी विधेयक प्रस्तुत होते हैं उनको दो श्रेणियों में बांट लिया जाता है। एक को कहा जाता है गैर सरकारी विधेयक, और एक को कहा जाता है सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक में कैटेगरी हो सकती है, साधारण हो, धन हो, वित्त हो, क्या हो, अलग बात है, लेकिन पहले मोटे मोटे इनको दो रूपों में बांट लिया जाता है। एक को क्या कहते हैं बेटा, गैर सरकारी विधेयक, और एक को कहते हैं सरकारी विधेयक। तो लिख लो, शुरुआत यहीं से करो। हाँ, विधेयक दो प्रकार के होते हैं। प्रस्तुत करने के आधार पर बेटा इनको हम लोग दो प्रकार में बांटते हैं। ये सब मत लिखो, खाली ये लिखो विधेयक दो प्रकार के होते हैं। लेकिन एक बात होता है कि अगर प्रकार होता होगा तो किसी आधार पे प्रकार होता होगा। तो ये जो आधार है कि प्रस्तुत कौन कर रहा है ना, लिखो मत, अंडरस्टूड है। अभी जब परिभाषा लिखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। पहला लिखे बेटा, गैर सरकारी विधेयक। ठीक है बेटा, लिखें। अखिलेश, पानी बेटा एक गिलास दो। तो गैर सरकारी का मतलब क्या, जैसे आपके दिमाग में क्या आ रहा है? ये बेटा नहीं, विधेयक तो जो होगा वो सरकारी कार्य से ही संबंधित होगा, बाकी क्या होगा। विधेयक माने तो सरकारी ही होगा ना। मतलब ये है कि जब विधेयक कोई मंत्री ना प्रस्तुत करे, यानी मंत्री परिषद का कोई मंत्री ना प्रस्तुत करके कोई अन्य सदस्य प्रस्तुत करे, विपक्ष का कोई प्रस्तुत करे या सत्ता पक्ष का ही कोई अन्य सांसद प्रस्तुत करे, तो ऐसे विधेयक को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। ध्यान रखना, यह विधेयक पारित नहीं होता, कभी नहीं होगा। ठीक बेटा, थैंक यू। ये विधेयक कभी पारित होता नहीं है, क्लियर है बेटा। और इस विधेयक के प्रस्तुत करने की तारीख निर्धारित है, दिन। गैर सरकारी विधेयक शुक्रवार को ही प्रस्तुत होता है। कल को यही पूछेगा तो क्या होगा कि गैर सरकारी विधेयक किसी भी दिन नहीं प्रस्तुत होता, तो जब प्रस्तुत होगा तो शुक्रवार के दिन ही होगा, चाहे अगले शुक्रवार को हो चाहे उसके अगले शुक्रवार को हो। क्लियर है बेटा, यह विधेयक पारित नहीं होता। ऐसे कैसे पारित हो जाएगा? सरकार अगर किसी विधेयक को पारित न करने का मन बना ले तो कोई विधेयक पारित हो पाएगा क्या? प्रस्तुत कर सकता है कोई, क्लियर है। हो सकता है विपक्ष ही प्रस्तुत करे, तो ऐसा विधेयक पारित नहीं होगा। और एक बात, अगर पारित हो भी गया है ना, तो आपने पढ़ा है अनुच्छेद 111 के अनुसार राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है। वो पक्का अनुमति रोक देगा, यानी जिसको हम लोग कहते हैं ना अत्यांतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग करेगा और कह देगा मैं इस पे दस्तखत नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री ने ऐसा ही इशारा किया होगा, मत करना। लेकिन ऐसा विधेयक जो मंत्रिपरिषद के अतिरिक्त ऐसा विधेयक जो मंत्रिपरिषद के अतिरिक्त अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है बेटा, सामान्यतः इसके लिए शुक्रवार का दिन, शुक्रवार मतलब जुमा, है ना, फ्राइडे,
कई भाषा में सुन लो, हिंदी में भी, उर्दू में भी और अंग्रेजी में भी ये दिन प्रस्तुत किया जाता है। क्लियर बेटा? सामान्य रूप से ऐसा विधेयक पारित नहीं होता। ये खाली हो हल्ला मचाने के लिए प्रस्तुत होता है, शोर शराबा करने के लिए। पारित होने का तो सवाल ही नहीं है। बोल नहीं रहे बेटा? सामान्य रूप से ऐसा विधेयक पारित नहीं होता, किंतु यदि पारित हो भी जाए तो राष्ट्रपति एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग करते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं आत्यांतिक वीटो। एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग करते हैं तथा रोक देते हैं। क्या करते हैं बेटा? रोक देते हैं। क्लियर है? इसमें क्या याद करने लायक है? प्रस्तुत कौन करता है, दिन कौन सा निर्धारित है। मुझे लगता है अगर मैं विद्यार्थी होता तो मैं इसी पे फोकस करता। दिन याद रखना बहुत जरूरी है कि गैर सरकारी विधेयक किस दिन प्रस्तुत किए जाते हैं। तो दिन बिल्कुल तय है, जुमा के दिन प्रस्तुत होता है, ठीक है, शुक्रवार के दिन प्रस्तुत होता है, फ्राइडे को प्रस्तुत होता है। क्लियर है? पारित होने का सवाल नहीं। तो अब बच्चों के मन में आता है कि सर जब ये मालूम है कि पारित नहीं होगा तो फिर क्यों प्रस्तुत करते हैं? मन में तो आता है ना, विपक्ष को पता नहीं है कि पारित नहीं होगा, और पारित होता तो विपक्ष में काहे बैठे होते? सिर्फ हंगामा बरपाने के लिए। क्योंकि पारित हो ना हो एक काम जरूर होगा, डिबेट होगी, सदन में खूब चर्चा होगी, तो सरकार को घेरने, सरकार की आलोचना करने, तो मैं करने का एक बढ़िया मौका मिलेगा। बस इतने से आत्मसंतुष्टि हो जाती है। क्लियर है? और किसी विधेयक को सरकार पारित करना चाहेगी, किसी की औकात है जो रोक लेगा? हैसियत है किसी की रोकने की? बहुमत में है, रोक क्या लोगे? तो फिर क्यों प्रस्तुत होगा? विपक्ष को पता नहीं है कि इसको हमारी औकात नहीं है रोकने की। सरकार कह दे क्या बेवजह चिल्लफों कर रहे हो, रोक नहीं पाओगे। नहीं, वो शोर शराबा करना ही लोकतंत्र है ना बेटा। यही लोकतंत्र है, जितना चिल्ला सकें, जितना शोर कर सकें, यही डेमोक्रेसी है। यानी कोई चीज चुपचाप से सदन से गुजर ना पाए, देश की जनता उसको जान जरूर ले कि सरकार कर क्या रही है। बस विपक्ष की यही भूमिका है, लाउड स्पीकर बन जाते हैं ये और पूरे देश को सुनाते हैं, छाती पीटते हैं अपना, और ये बताते हैं कि देखो हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बाकी चिल्ला रहे हैं जोर जोर से, अगले चुनाव में समझना क्या करना है। तो यही नहीं इरादा है, और क्या इरादा है भैया? ठीक है बेटा, लिख लें सरकारी विधेयक। तो सरकारी विधेयक कौन प्रस्तुत करता है बेटा? हाँ, मंत्रि परिषद का कोई ना कोई मंत्री प्रस्तुत करता है। ठीक है, सरकारी विधेयक कौन प्रस्तुत करता है बेटा? मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अब जो विधेयक जिस भी मंत्रालय से संबंधित होता है वो मंत्री प्रस्तुत करते हैं। बोल नहीं रहे हो? अब जैसे कृषि कानून आया था तो कौन प्रस्तुत किया था? कृषि मंत्री ने प्रस्तुत किया था। रक्षा के विषय में कोई कानून की जरूरत पड़ेगी तो राजनाथ सिंह प्रस्तुत करेंगे। इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में अगर कोई कानून बनाना होगा तो मोटा भाई प्रस्तुत करेगा, है ना। तो जिस भी मंत्रालय के अधीन होगा, अरे विधेयक जो भी होगा किसी न किसी विभाग के अधीन आएगा ही, और जब विभाग के अधीन है तो किसी न किसी मंत्रालय के अधीन होगा। जिस मंत्रालय के अधीन होगा वह मंत्री विधेयक को प्रस्तुत करता है। लेकिन ध्यान रखना, विधेयक भले कोई मंत्री प्रस्तुत करता हो, लेकिन उसके पीछे पूरी सरकार खड़ी होती है, पूरी ताकत से। अरे आप देख रहे थे, कृषि कानून का बचाव पूरी सरकार कर रही थी, जबकि वो कौन तोमर है भाई, कृषि मंत्री है, हाँ नरेंद्र तोमर जी, उन्होंने प्रस्तुत किया था। लेकिन देख रहे थे प्रधानमंत्री से लेके हर मंत्री उसका बचाव कर रहा था। तो विधेयक
पूरी सरकार की सहमति होती है, एक मंत्री की सहमति नहीं होती। इसे उसके पीछे पूरी सरकार बचाव की मुद्रा में रहती है ना बेटा? तो थोड़ा सा लिखें। ये तो लिख लिया बेटा, मंत्री प्रस्तुत करते हैं, इसके 2 चरण होते हैं। इसके क्या बेटा? 2 चरण होते हैं। पहला, प्रारूप निर्धारित करना। पहला क्या बेटा? प्रारूप निर्धारित करना। ब्रैकेट में जरूर लिखिए, ड्राफ्ट या ड्राफ्टिंग। दूसरा बेटा, वाचन। वाचन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अरे मेरे भाई, नहीं, वाचन इंग्लिश में हम इसलिए पूछ रहे हैं कि वाचन का मतलब समझ पा रहे हैं क्या? हाँ, बोलना। पंडित जी आते हैं ना, पंडित जी कथा वाचना है। अरे यही ना कहते हैं हम लोग, घर पे पूजा पाठ कराना होता है, पंडित जी को बुलाते हैं और कहते हैं पंडित जी कथा वाचना है। वाचना मतलब पढ़ना है। किताब उताब लेके आते हैं, कुछ लोगों को याद रहता है, पढ़ते हैं। तो इसको हम लोग वाचन यानी इंग्लिश में रीडिंग कहते हैं, रीडिंग। तो इसको पूरा कर लिया जाए बेटा आज, हिम्मत है? गर्मी उर्मी तो है, लेकिन पूरा किया जाए आज इसको, क्योंकि पढ़ना बहुत है बेटा, है ना? तो अब पहली हेडिंग बना लें, प्रारूप निर्धारित करना। हो गया बेटा? अब इसकी प्रक्रिया क्या होती है बेटा? प्रारूप निर्धारित कर, इसका प्रोसेस क्या होता है वो जरा समझिए। जिस भी मंत्रालय को विधि की आवश्यकता होती है, वो मंत्रालय बताएगा ना कि उसको कानून की आवश्यकता है। तो जिस भी मंत्रालय को कानून की आवश्यकता होती है, वही मंत्रालय उसकी ड्राफ्टिंग तैयार कराता है। तो मंत्रालय नहीं करता, उस मंत्रालय का सचिवालय करता है, यानी सचिव लोग मिलके उसका ड्राफ्ट तैयार करते हैं। ड्राफ्ट तैयार हो जाता है तो सीएजी से राय ली जाती है। क्लियर है बेटा? सॉरी, सीएजी से थोड़ा दिमाग भी काम नहीं कर रहा। अटॉर्नी जनरल से राय ली जाती है। महान्यायवादी, सीएजी क्या राय देंगे भाई? महान्यायवादी से उसकी राय ली जाती है कि विधिक रूप से सब कुछ ठीक ठाक है ना, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो महान्यायवादी अपनी राय देते हैं, अटॉर्नी जनरल अपनी राय देते हैं कि नहीं भाई सब कुछ ठीक ठाक है। फिर उसको कैबिनेट की बैठक में रखा जाता है, मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई जाती है। उस मंत्रिमंडल बैठक के सामने वो प्रस्ताव रखा जाता है कि भाई ये विधेयक प्रस्तुत करने का इरादा है, और मंत्रिपरिषद या सॉरी मंत्रिमंडल जब इसकी अनुमति दे देती है कि हाँ विधेयक ठीक है, आप इसको प्रस्तुत करें, तो आप देख रहे हैं पूरा का पूरा मंत्रिमंडल उस विधेयक के पीछे खड़ा है। बलि का बकरा एक बनेगा, वो तो संबंधित मंत्री विधेयक प्रस्तुत करेगा, जिस मंत्रालय से संबंधित विधेयक होगा, लेकिन पीछे सारे की सारी सरकार खड़ी रहती है। क्लियर है बेटा? अब ध्यान से सुने। विधेयक प्रस्तुत करने के 7 दिन पहले, यहां 14 दिन नहीं है बेटा, 7 दिन है। विधेयक प्रस्तुत करने के 7 दिन पहले संबंधित सदन के पीठासीन अधिकारी को सूचित कर दिया जाता है। 7 दिन पहले बता दिया जाता है कि यह विधेयक फलाने तारीख को प्रस्तुत होगा। क्लियर है? विधेयक प्रस्तुत की तारीख होने के, अब तारीख तो तय हो गई 7 दिन पहले, विधेयक प्रस्तुत होने के 2 दिन पहले विधेयक की प्रतियां माननीय सदस्यों को उपलब्ध करा दी जाती है। यानी जिस तारीख को प्रस्तुत होगा उसके 2 दिन पहले उसकी कॉपी सभी माननीय लोगों को दे दी जाती है, ताकि वो उसका अध्ययन कर ले और संबंधित तारीख को फिर वो प्रस्तुत हो जाता है। क्लियर बेटा? तो प्रस्तुत होने के पहले वाला जो चरण है, जो आपने अभी सुना, इसको प्रारूप निर्धारित करना ही कहते हैं। क्लियर बेटा? तो प्रारूप निर्धारित करने में क्या, संबंधित मंत्रालय अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उनका सचिवालय ड्राफ्ट तैयार करता है। ड्राफ्ट को अटॉर्नी जनरल देख लेते हैं, कोई विधिक त्रुटि तो नहीं है,
फिर मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाता है और फिर विधेयक प्रस्तुत करने के 7 दिन पहले पीठासीन अधिकारी को सूचित कर दिया जाता है। विधेयक प्रस्तुत होने के 2 दिन पहले उसकी प्रतियां सदस्यों को उपलब्ध करा दी जाती हैं। यहां तक का चरण कहलाता है प्रारूप निर्धारित करना। क्लियर है बेटा? अब इसके बाद क्या शुरू होगा? वाचन शुरू होगा। वाचन पे भी बात कर लेते हैं। लिख लें बेटा? लिखें। जिस भी मंत्रालय को किसी विधि की आवश्यकता होती है, जिस भी मंत्रालय को किसी विधि की आवश्यकता होती है, वह मंत्रालय अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रारूप निर्धारित करता है। क्या करता है बेटा? प्रारूप निर्धारित करता है। क्लियर हुआ बेटा? प्रारूप मतलब ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, कागज पे लिख लिया जाता है। क्लियर हुआ बेटा? इसके उपरांत महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, भाई देवे पढ़ चुके हैं आप? उसके उपरांत अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी से क्या बेटा? राय ली जाती है। ठीक है? अटॉर्नी जनरल से राय ली जाती है। लिखें, इसे मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाता है। मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाता है, यानी मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई जाएगी, उसके समक्ष इसको रखा जाएगा। ठीक है बेटा? अब ये विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति मिल गई, तो मंत्रिमंडल अगर हरी झंडी दिखा देता है कि हाँ भाई विधेयक ठीक है और विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। आगे लिख लो, एक एक स्टेप लिखो, कोई उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। मंत्रिमंडल की अनुमति मिल जाने पर संबंधित मंत्री माने जिस मंत्री से इसका संबंध होता है, संबंधित मंत्री संबंधित सदन के अध्यक्ष को 7 दिन पूर्व इसकी सूचना देता है। ये दिन विन बेटा अंडरलाइन करते चलेगा। 7 दिन पूर्व इसकी सूचना देता है। क्लियर है बेटा? हाँ। विधेयक प्रस्तुत करने के दिन के 2 दिन पूर्व, विधेयक प्रस्तुत करने के क्या बेटा? 2 दिन पूर्व इसकी प्रतियां सभी सदस्यों को उपलब्ध करा दी जाती है। कॉपी सभी सदस्यों को उपलब्ध करा दी जाती है। ठीक है बेटा? ये प्रोसेस क्या कहलाता है बेटा? वाचन कहलाता है, रीडिंग कहलाता है। दैट्स क्लियर? तो ये पूरा हो गया। और सॉरी, वाचन में कह रहा हूं, प्रारूप निर्धारित करना कह रहा। अब शुरू होगा बेटा वाचन। तो सुन लो, फिर लिखना। कोई भी विधेयक सदन में 3 वाचन से गुजरता है। कितने बेटा? 3। यह भी पूछा गया है, यानी उसको सदन में, जिस सदन से पारित होता है उस सदन में उसको 3 बार पढ़ा जाता है। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग। जब इसको 3 बार देख लिया जाता है तब मतदान हो जाता है, फिर ये दूसरे सदन में जाता है। दूसरे सदन में फिर ये 3 वाचन से होके गुजरता है ना बेटा? तो हर वाचन में क्या होता है थोड़ा सा लिख लीजिए। वाचन हेडिंग बना के और फिर लिखिए प्रथम वाचन।
वाचन हेडिंग बना लिया बेटा? फिर हेडिंग बनाइए प्रथम वाचन, फर्स्ट रीडिंग। लिखें संबंधित मंत्री सदन में विधेयक को प्रस्तुत करता है। उसके उद्देश्य तथा प्रावधानों को सदन में विस्तार से बताता है। विस्तार से क्या करता है बेटा? बताता है। उसके उद्देश्य तथा प्रावधानों को सदन में विस्तार से बताता है। क्लियर है? अरे भाई सदन को बताइए ना कि विधेयक काहे के लिए ला रहे हैं आप, इस विधेयक का क्या उद्देश्य है, काहे के लिए विधेयक ला रहे हैं भाई, कोई उद्देश्य होगा ना। और फिर उसके क्या क्या प्रावधान आपने बनाया है, बोल बोल के बताइए। अब कह दे मंत्री कि क्या बोलना है, लिख के तो दे ही दिया ना, ना आप सदन में जोर जोर से बोलिए, बोल के बताइए और सिद्ध करिए कि विधेयक की आपको आवश्यकता है। क्लियर है बेटा? जब ये हो, सुनो अभी अभी पूरा नहीं हुआ प्रथम वाचन, तो जब ये हो जाता है फिर उस विधेयक को राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। इसमें देखा है? हैं? राजपत्र देखा ही? गजट कहा जाता है इसे। बस 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 बस, अलग से कुछ नहीं होता, न्यूज़पेपर में ही छपता है, ऊपर लिख दिया जाता है राजपत्र। बस 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 बस, और कुछ होता ही नहीं है। ऊपर उसके खूब बढ़िया हेडिंग बड़ी सी लिख दी जाती है राजपत्र, और उसके नीचे कुछ चीजें छाप दी जाती है, बस उसी को कहते हैं राजपत्र में प्रकाश। राजपत्र माने राजा का कोई अलग से लेटर थोड़ा ही होता है। यानी हमारे दैनिक जो समाचार पत्र हैं, उन्हीं समाचार पत्रों में राजपत्र के नाम से छाप दिया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या बेटा? राजपत्र। देखिए इसके उपरांत उसे राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाता है। राजपत्र में बड़ी स्टाइल में राजपत्र लिखा रहता है, कभी देखा है? हाँ, बड़ा सुंदर लिखा रहता है। और हर जगह जहां राजपत्र लिखा जाएगा उसी फॉन्ट में उसी डिजाइन में लिखा जाएगा, वो बड़ा अच्छा लगता है। राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। क्लियर है बेटा? ये जैसे ही हो जाता है ये प्रथम वाचन मान लिया जाता है। क्लियर है बेटा? अब शुरू होता है इसका द्वितीय वाचन। देखें संबंधित सदन विधेयक की व्यापक जांच करती है। संबंधित सदन विधेयक की व्यापक जांच करती है। हाँ बस बस बेटा 10 मिनट और ठीक है, हम समझ रहे हैं आपकी परेशानी। विधेयक की गर्मी हमें भी लग रही है, लेकिन क्या किया जाए। विधेयक की व्यापक जांच करती है। सुनो, लिखने के खाली और खत्म करने के मूड में मत रहो बेटा, नहीं तो कहो तो क्लास हम रोक दें, फिर मिलेंगे। ऊर्जा से और उत्सुकता से पढ़ना है। कौन जांच करेगा? माननीय लोग जांच करेंगे? नहीं, और कौन? सदन जांच करेगी तो सदन में और कौन जांच करेगा? माननीय लोग जांच करेंगे। आपको लगता है कि माननीय लोगों की औकात है जांच करने की? कोई अंगूठा छाप है, कोई धमाका छाप है, कोई डकैती का माहिर है, कोई फिरौती का माहिर है, और ये जांच करेंगे साइबर क्राइम अधिनियम के एक एक प्रावधान की जांच करेंगे। अरे साइबर माने पूछ लो तो ढंग से ना बता पाए। जांच, आपको लगता है ये जांच कर पाएंगे? अरे नजर दौड़ा लो ना, किसको किसको जिता के भेजते हो आसपास के। अरे हम लोग विधेयक जो पास हो जाता है ना बेटा, उसको पढ़ के समझने में हलक सूख जाता है, इतनी उसमें टेक्निकलिटी होती है, और ये लोग जांच कर लेते हैं। तो अमूमन इनकी तो जांच वांच करने के सामर्थ्य होता ही नहीं है, जांच कर ही नहीं सकते।
हम किसी को बेटा इंसल्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हकीकत बयां कर रहे हैं कि आप किनको किनको जिता के भेजते हो, नजर दौड़ा लो। ये विधेयक क्या होता है इनको ढंग से पता है कि नहीं? विधेयक की जांच जरूर कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसकी एक व्यवस्था बनाई जाती है। और एक बड़ी मजेदार बात है कि सदन के अंदर किसी विशेषज्ञ को बुलाया नहीं जा सकता। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आपकी कह दें कि नहीं ये बहुत बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो ये आके साइबर क्राइम एक्ट के बारे में अपनी राय देंगे कि ठीक बना है कि नहीं बना। नो बडी इज अलाउड। सदन के अंदर कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा, एक को छोड़ के, अटॉर्नी जनरल के अलावा बाकी कोई घुसेगा नहीं उसके अंदर। विशेषज्ञ आने नहीं दोगे, अपने खुद ही बहुत बड़े विशेषज्ञ हो समस्या तो है ही है। तो इसका एक उपाय है बेटा, उपाय नहीं होगा तो देश कैसे चलेगा? तो कहा जाता है कि फिर संबंधित जो सदन है वो एक समिति बनाती है। उस समिति का नाम होता है प्रवर समिति। क्या नाम होता है बेटा? प्रवर समिति बनाते हैं। तो कल को पूछेगा विधेयकों की जांच के लिए कौन सी समिति बनाई जाती है? उत्तर दीजिएगा, प्रवर समिति बनाई जाती है। ये दो तरह की समिति होती है, एक का नाम होता है प्रवर समिति और एक का नाम होता है संयुक्त प्रवर समिति। अब थोड़ा अंतर समझ लीजिए। जब प्रवर समिति बनाई जाएगी तो उसी सदन के 30 लोगों से एक समिति बनाई जाएगी, जिस सदन में विधेयक प्रस्तुत किया गया होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रवर समिति। जब संयुक्त प्रवर समिति बनाई जाएगी इसमें 45 सदस्य होंगे। कितने बेटा? 45। तो इसमें 30 सदस्य लोकसभा से और 15 सदस्य राज्यसभा से होंगे। आप कहेंगे ये 30 लोग विशेषज्ञ होंगे क्या? 45 लोग? अरे उसी में से ना होंगे? हाँ, उसी में से होंगे। अब इसमें अच्छी बात ये होती है कि जो समितियां हैं ये बैठक कहीं भी कर लेती है। कहीं भी मतलब सदन के बाहर भी बैठ ले, कहीं भी का मतलब ये नहीं है कहीं सड़क वड़क के किनारे। तो कहीं भी का मतलब ये है कि सदन के बाहर ही अपनी बैठक कर लेते हैं, है ना? और ये किसी को अपने सामने बुला सकते हैं। अरे परिसर में जानने अलाउड नहीं है ना, तो हम बाहर अगर बैठक करेंगे तो किसी को भी अपने सामने उपस्थित होने के लिए कर देंगे। और इनके पास लीगल राइट होता है, ये समन भेजते हैं। अरे सुना होगा ना, जो कोर्ट ने समन भेज दिया, तो समन और वारंट ये सब होता है ना। समन थोड़ा माइल्ड होता है, वारंट तो खैर पकड़ धकड़ के लाना होगा। तो ये समन भेजते हैं और जिसको समन भेजा उसे आना ही होगा, और नहीं आए तो आगे की प्रक्रिया आप समझ लो क्या होगा, है ना? तो ये समन भेजते हैं कि आपको आना होगा। क्लियर है? वो आते हैं। बस शर्त ये है कि इसके सबक किसी मंत्री को नहीं बुलाया जा सकता। समितियां किसी मंत्री को समन नहीं कर सकती। ये समितियां प्रधानमंत्री को ही सम्मान कर दें कि आइए उपस्थित होइए। अरे तमाशा बन जाएगा इस देश का। तो मिनिस्टर्स को नहीं बुलाया जा सकता, बाकी किसी विशेषज्ञ को बुलाएंगे, राय लेंगे, समिति अपना समझेगी बूझेगी उनसे, और फिर एक रिपोर्ट बनाएगी। किस विषय पर? विधेयक के बारे में, कि सही है गलत है, कहां तक सही है, क्या क्लास इसमें गड़बड़ है। तो अब विशेषज्ञ राय देंगे तो सही गलत का पता चल जाता है। फिर ये अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत कर देते हैं। हाँ, एक बात, अगर इनको जरूरत महसूस होती है तो जनता से राय भी लेते हैं, ओपिनियन भी लेते हैं, टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, या जो भी चैनल होता है उस माध्यम से ये डिक्लेयर करते हैं कि इस विषय पे जनता को अगर कोई राय देनी है, ये ईमेल एड्रेस है, इस पे अपना ईमेल भेज दें। आपने कभी ध्यान नहीं दिया, थोड़ा टीवी देखते समय ध्यान दिया करिए। ऐसे एडवर्टीजमेंट आ जाते हैं कि जनता अपनी राय को इस ईमेल पे प्रेषित करे। सरकारी ईमेल नंबर होता है ना बेटा? लिख ले। द्वितीय वाचन, व्यापक जांच हो गई, लिखा बेटा? लिखें। संबंधित सदन प्रवर अथवा संयुक्त प्रवर समिति का गठन करती है। संबंधित सदन प्रवर अथवा क्या बेटा? संयुक्त प्रवर समिति की गठन करती है। प्रवर समिति अथवा संयुक्त प्रवर समिति का गठन करती है। प्रवर समिति में 30 सदस्य होते हैं।
जो एक ही सदन से होते हैं। ठीक है बेटा। प्रवर समिति में कितने बेटा? 30 सदस्य होते हैं जो एक ही सदन से होते हैं, मतलब जिस सदन में प्रस्तुत होता है। क्लियर है बेटा? संयुक्त प्रवर समिति में 45 सदस्य होते हैं। तीस लोकसभा से और 15 राज्यसभा से। ठीक है बेटा। यदि समिति आवश्यक समझे तो जनता से राय भी लेती है। यदि समिति आवश्यक समझे तो क्या बेटा? जनता से राय भी लेती है। इसके उपरांत अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करती है। इसके उपरांत अपना प्रतिवेदन कहां बेटा? सदन में प्रस्तुत करती है। तो सदन भी जागरूक हो जाती है। बोल नहीं रहे बेटा? जब अपना रिपोर्ट दे देते हैं तो रिपोर्ट को सदन जान लेती है, क्या सही है क्या गलत है वो समझ पाती है। बोल नहीं रहे बेटा? क्लियर है ना? अब ये होगा बेटा तीसरा वाचन। लिख लें, थर्ड रीडिंग। प्रतिवेदन के आधार पर विधेयक पर व्यापक चर्चा होती है। लिखें, प्रतिवेदन के आधार पर विधेयक पर व्यापक चर्चा होती है तथा अंत में मतदान होता है। अंत में क्या होता है बेटा? मतदान होता है। क्लियर है? ठीक है बेटा। अब अगर पारित हो गया तो फिर दूसरे सदन में जाएगा। हाँ लिखें, पारित होने के उपरांत, पारित होने के उपरांत इसे दूसरे सदन में भेजा जाएगा। दूसरे सदन में भेजा हो गया बेटा, दूसरे सदन में भेजा जाएगा। दूसरे सदन में पुनः यह विधेयक 3 वाचन से गुजरता है। माने जो प्रक्रिया आपने पढ़ा है वो प्रक्रिया फिर से दोहराई जाती है। क्लियर है बेटा? क्लियर हुआ? एक अंतर है बेटा, दूसरे सदन में जाएगा, दूसरे सदन में फिर तीनों वाचन से गुजरेगा। अब इसमें एक अंतर है कि अगर प्रवर समिति बनी थी खाली तो दूसरा सदन भी प्रवर समिति बनाएगा। बोल नहीं रहे? अगर संयुक्त प्रवर समिति बनी है तो फिर दूसरा सदन नहीं बनाएगा, क्योंकि उनके यहां राज्यसभा के सदस्य थे। इसीलिए जब संयुक्त प्रवर समिति बन जाती है तो फिर दूसरे सदन में समिति बनाने की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, जांच पड़ताल तो होती ही है। ये क्लियर हुआ बेटा? 3 वाचन इधर और 3 वाचन उधर, ये पारित हो गया तो महामहिम के पास भेज दिया जाएगा। है ना बेटा? लिख लें, दूसरे सदन से 3 वाचन, दूसरे सदन में भी 3 वाचन से गुजरने के उपरांत राष्ट्रपति की अनुमति के लिए प्रेषित कर दिया जाता है। राष्ट्रपति की अनुमति के लिए प्रेषित कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। ठीक है बेटा? अनुमति के उपरांत विधेयक विधि बन जाता है।
अनुमत के उपरांत विधेयक क्या बेटा, विधि, कानून, अधिनियम बन जाता है। तो प्रक्रिया तो ट्रांसपेरेंट है बेटा, समझ में आई? घर पे एक दो बार पढ़ लीजिएगा, दिमाग में रखिएगा, ये भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि सदन में विधेयक कितने वाचन से गुजरता है। तो वाचन तो यार बता ही देंगे, संख्या बताने में कौन सा परहेज है, या तो क्या क्या होता है जान गए, तो ये तो हम बता ही देंगे कि विधेयक सदन में कितने वाचन से गुजरता है, 3 रीडिंग से गुजरता है। हाँ, हर रीडिंग में क्या आपसे पलट के पूछेगा कि मतदान किस वाचन में होता है, तो समझ में तो आ ही रहा है बेटा, मतदान तीसरे वाचन में होगा। क्लियर है बेटा? तो कल मिलते हैं, बात करते हैं बेटा। थैंक यू।